हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स। ये तुम्हारे 11th HSC में चैप्टर का नाम दिया होता है स्टेट बोर्ड के बुक्स में, और CBSE का ये 12th का चैप्टर चालू हो रहा है जिसका नाम होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चाहे जो चैप्टर से समझो तुम, मीनिंग एक ही है कि अपने को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप तुमको आइडिया लग गया होगा। ये जो पार्ट चलने वाला है ये 11th स्टेट बोर्ड का पार्ट चलेगा। CBSE का तो ये 12th का ही पार्ट है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। CBSE के लिए 12th का करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है ये फर्स्ट लेक्चर हम लोग जो बना रहे हैं, इसमें बेसिकली इंट्रोडक्टरी बात करेंगे करंट के बारे में, करंट क्या होता है वगैरह वगैरह। तो अगर तुमको काफ़ी कुछ पता है ऑलरेडी, तुम बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स पढ़ने आए हो, तो तुम डायरेक्टली सेकेंड वीडियो पे स्किप करो, बट मेरे हिसाब से ये भी जान लेना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो पहला बात हम लोग कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट, सबने नाम सुना है इलेक्ट्रिक करंट का? नाम तो सुना है। किसी ने झटका भी खाया है क्या इलेक्ट्रिक करंट का? अगर खाया है तो बहुत अच्छी बात है, तुम ज़्यादा बेटर फैमिलियर हो इलेक्ट्रिक करंट से। देखो, इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए ना पहले तुम वर्ड करंट समझ लो। करंट क्या होता है पता है? करंट मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो, बस यही मीनिंग है करंट का। जब भी हम बोलते हैं कोई करंट, जैसे देखो तुमने सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट नहीं सुना है, तुम अगर बुक्स में ज्योग्राफी तुमने पढ़ा होगा तो तुमने पढ़ा होगा एयर करंट, है ना, वाटर करंट, ये सब करंट्स भी तुमने पढ़े हैं, राइट। तो बहुत सारे करंट्स होते हैं। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो। अब जिस चीज़ के करंट की बात करो उसका रेट ऑफ फ्लो। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट का बात करें तो हम किसका रेट ऑफ फ्लो का बात करेंगे? हम बात करेंगे चार्ज का रेट ऑफ फ्लो। क्या? चार्ज का रेट ऑफ फ्लो। बस यही हो गया तुम्हारा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक करंट का। इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ वायर, या बेसिकली इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो अपना डेफिनेशन देखो क्या होता है। डेफिनेशन इज इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर मुझे एयर करंट डिफाइन करना हो तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर, मतलब कितना हवा कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, दैट इज एयर करंट। वाटर करंट, कितना पानी कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट, कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज, ठीक है, बस इतना है, सही मीनिंग है। तो इसको समझ लो, चार्ज का रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, इसका अगर हम लोग डेफिनेशन के हिसाब से फॉर्मूला लिखें तो फॉर्मूला कुछ आता है, I इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। अगर Q चार्ज T टाइम में फ्लो कर रहा है तो उसका डेफिनेशन या फॉर्मूला बनता है Q/T। ठीक है, देखो हमको एक चीज़ पता है, जैसे कोई कंडक्टर ले लिया मैंने, सपोज मेरे पास एक मेटालिक वायर है, ठीक है, जैसे ये एक कॉपर वायर है मेरे पास, ठीक है। तो इस कॉपर वायर में जब हम बोले कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इसमें कौन सा चार्ज फ्लो करेगा बताओ? कॉपर कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होते हैं चार्जेस के नाम पे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इतना तो बेसिक तुमने स्टेटमेंट पढ़ रखा होगा, रट भी रखा होगा, दैट कंडक्टर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, राइट, इसीलिए उनको कंडक्टर्स बोलते हैं। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन, दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर मूविंग, तो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझा? तो अगर यहाँ पे चार्ज के नाम पे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो मैं ये चार्ज को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में कैसे लिखूंगा? तो तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ी थी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। ये स्मॉलेस्ट चार्ज होता है नेचर में। नेचर में जो सबसे छोटा चार्ज एग्जिस्ट करता है वो ये है, इलेक्ट्रॉन्स। और हमको मालूम है यहाँ क्या फ्लो कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो ये जो टोटल चार्ज है इसको मैं लिख सकता हूँ n × E। मतलब अगर n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है तो टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है? n × E। अरे एक पेन का प्राइस 30 रुपीज़ है, ऐसे 10 पेन मैंने खरीदे तो टोटल कितना हो गया? 10 × 30। वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, ऐसे n इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं तो टोटल चार्ज n × E। तो करंट का जो फॉर्मूला है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, I इज इक्वल्स टू NE/T। बोलो समझा? सिंपल था ये, समझा या नहीं? बोलो। ओके, चलो फाइन। इसका यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। SI यूनिट क्या हो जाएगा? SI यूनिट अगर हम लोग लिखें तो ये होगा कूलम पर सेकेंड, जिसको एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है फिजिक्स में, एम्पियर। सबने सुना है नाम ए फॉर एप्पल नहीं, A फॉर एम्पियर, A फॉर एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर इसका SI यूनिट होता है।
हम लोग करंट एम्पियर में मेजर करते हैं। बाकी यूनिट्स भी हैं इसकी, जैसे मिली एम्पियर वगैरह वगैरह, मैं लिखा के दे देता हूँ। 1 मिली एम्पियर ये होता है 10⁻³ एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर ये होता है 10⁻⁻6 एम्पियर, एंड वगैरह वगैरह। जो लोग स्मार्ट हैं उनको ऑलरेडी पता है मिली, माइक्रो, नैनो, ये सब चलेगा, तो छोड़ो। अच्छा, ये करंट मुझे सोच के बताओ कि करंट कैसा होगा, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर मैं तुमको बताऊं कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो तुम मान लोगे? बोलो। अगर मैं कहूं कि करंट स्केलर क्वांटिटी है तो क्या तुम मान लोगे? देखो, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने का एक डायरेक्शन है ना, ये सुनो, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने का एक डायरेक्शन है। इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं, ये तो बेसिक आइडिया तुमको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉन्स क्यों इधर फ्लो कर रहे हैं। जैसे सपोज मेरे पास एक वायर है, ऐसा है ना, ये वायर है, सपोज ये वायर है मेरे पास, इसमें मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी ऐसे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स, जैसे फॉर एग्जांपल ये बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो हम सबको पता है, ये बचपन से हमको पता है, बचपन से मतलब हमको इंट्यूशन से भी पता होता है, और हमको थोड़ा कॉन्सेप्ट भी है, हमको मालूम है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, राइट, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तो हमको मालूम है ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाने वाले हैं। क्यों यहाँ जाने वाले हैं? क्योंकि जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो यहाँ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, राइट। तो मतलब बेसिकली ये करंट के फ्लो होने का एक डायरेक्शन है, हाँ या ना, करंट के फ्लो होने का एक डायरेक्शन है। अब अगर करंट के फ्लो होने का डायरेक्शन है तो डायरेक्शन वाली क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी ना। फिर भी हम करंट को स्केलर क्वांटिटी बोले जा रहे हैं। क्या प्रॉब्लम है? हमको कुछ दिक्कत है। दिक्कत ये है कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, सपोज ये एक वायर है, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का, और ये एक वायर है, इसमें एक करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का, और ये दोनों वायर्स यहाँ पे ज्वाइन होकर यहाँ जो करंट आ रहा है वो अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो मैं यहाँ पे इन दोनों करंट्स में एंगल को नहीं देखूंगा, यहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड करंट 8 एम्पियर हो जाएगा। ये तो स्केलर एडिशन हो गया। अरे वेक्टर एडिशन में मालूम है डायरेक्शन बहुत मैटर करता है। इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, तो इधर वेक्टर एडिशन होकर रिजल्ट आता था, पता है कि नहीं? जब दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तभी रिजल्टेंट दोनों का एडिशन आता है। यहाँ दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में नहीं, एक इधर है एक इधर है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होता तो एडिशन 8 नहीं आता, बट करंट्स में ऐसा होता है। तो करंट को स्केलर इसीलिए बोला जाता है बिकॉज दे डू नॉट ओबे द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए उनको स्केलर्स बोलते हैं। एक सीक्रेट बताऊं तुमको, सीक्रेट बताऊं तो सीक्रेट ये है कि करंट स्केलर क्वांटिटी भी नहीं है, बट तुम्हारे सिलेबस के लिए तुम पढ़ोगे इसको एज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ क्वांटिटी, ना ही स्केलर ना ही वेक्टर, इट्स अ टेंसर क्वांटिटी। तो कहीं अगर 3-4 ऑप्शंस दिए हैं स्केलर, वेक्टर, टेंसर, तो वहाँ टेंसर ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन है, ठीक है। सो फिलहाल के लिए तुम याद रखोगे करंट एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि तुम्हारे सिलेबस में स्केलर है, बिकॉज इट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मतलब करंट को ऐड करने के लिए वेक्टर लॉ लगाने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिक करंट के बारे में बात हो गई। अब हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे कि करंट का जो नाम है वो कौन कौन सा करंट होता है, या बेसिकली हम लोग टाइप्स ऑफ करंट के बारे में बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। अलग अलग नाम होते हैं 2 करंट्स के, हम देखेंगे क्या होते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट। अच्छा, ये एम्पियर समझ में आया ना। अगर मेरे को 1 एम्पियर डिफाइन करना हो तो सोचो कैसे डिफाइन करूंगा मैं, बोलो। ये नोट डाउन कर लो पॉज करके, एकदम अच्छे से सब कुछ हमने कवर कर लिया करंट के बारे में। चलो, मैं अगर तुमको बोलूँ 1 एम्पियर डिफाइन करके बताओ मुझे, तो 1 एम्पियर कैसे डिफाइन करोगे, बोलो। डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर कभी कभी पूछ लेता है, तो देखो 1 एम्पियर क्या हो जाएगा। 1 एम्पियर का डेफिनेशन अगर मैं डिफाइन करूँ, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर, अपने को मालूम है एम्पियर किसके इक्वल है, कूलम पर सेकेंड के। तो अगर मैं 1 एम्पियर डिफाइन करूँ तो ये हो जाएगा 1 कूलम 1 सेकेंड। ये सुनो, 1/1 ही तो 1 होगा ना। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज इन 1 सेकेंड द करंट इज 1 एम्पियर। समझा? इसको बोलते हैं 1 एम्पियर। जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा
तब हम बोलेंगे कि करंट 1 एम्पियर है। तो ये 1 एम्पियर का डेफिनेशन हो गया। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन था, कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे ही तुमने 1 एम्पियर डिफाइन किया था किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तुमने 1 एम्पियर डिफाइन किया था, या इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स बोलूँ मैं CBSE वालों के लिए, तो वहाँ तुमने 1 एम्पियर डिफाइन किया था, सॉरी 1 कूलम डिफाइन किया था, यहाँ तुमने 1 एम्पियर डिफाइन किया। तो 1 एम्पियर का डेफिनेशन ध्यान में रखना, जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए तो उसको हम बोलेंगे 1 एम्पियर। चलो नोट डाउन कर लिया, ये पॉज करके नोट डाउन कर लो, फाइन। अब हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉनिक एंड कन्वेंशनल करंट। फिर हम थोड़ा चार्ज कैरियर्स के बारे में बात करेंगे कि किसमें कौन से चार्ज कैरियर्स होते हैं। देखो आज का लेक्चर जो है ना एकदम इंट्रोडक्टरी होगा। इंट्रोडक्टरी मतलब इट इज़ गोइंग टू कवर ऑल द बेसिक थिंग्स दैट यू आर सपोज टू नो। ये सारी प्रीक्विजिट थिंग्स हैं। प्रीक्विजिट मतलब जो पहले से तुमको चाहिए होती हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के लिए, अगर नहीं है तो यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है? इट इज द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के वजह से जो करंट बनता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, या ऑल्सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के डायरेक्शन में होगा। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तुमको मैं अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल बात बताऊंगा। देखो ऐसा कोई राज का बात नहीं है, डोंट वरी, कॉन्सेप्चुअल बात है। तो ये अगर मेरे पास वायर है और इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ फ्लो कर रहे हैं ऐसे इस डायरेक्शन में, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो कर रहे हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होगा उसका जो डायरेक्शन होगा इट इज़ गोइंग टू बी दिस। इसको मैं IE लिखता हूँ। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक करंट है जिसका डायरेक्शन इधर है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट इज बेसिकली द करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। मतलब इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। दूसरा होता है कन्वेंशनल करंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान से देखना, और यही करंट जो है हम बार बार यूज़ भी करेंगे। तो ये जो करंट है इट इज़ द करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। अब ये क्या नई बात आ गई? ये पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो के वजह से आने वाला करंट है, बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। देखो जैसे इस वायर में इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ फ्लो कर रहे थे तो तुम सोचो नेगेटिव चार्जेस यहाँ जा रहे हैं ना, तो अगर नेगेटिव चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन जाता है? पॉजिटिव चार्जेस, हाँ या ना? अरे इलेक्ट्रॉन जहाँ से जाएगा वहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। तुमने पढ़ा है नहीं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। ये सुनो, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन चला जाता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं तो सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ जा रहे हैं। तो अगर मैं कन्वेंशनल करंट का बात करूँ तो कन्वेंशनल करंट कुछ ऐसा होगा। ये अगर मेरे पास वायर है और इस वायर में ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जा रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जा रहे हैं, तो कन्वेंशनल करंट जो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के करंट के ऑपोजिट होगा, यानी पॉजिटिव चार्जेस यहाँ जा रहे हैं। सो दिस इज़ IC, इसको बोलते हैं I कन्वेंशनल। तो ये जो करंट है इट इज़ ऑपोजिट टू द इलेक्ट्रॉनिक करंट, और यही करंट हम बार बार लिखेंगे भी सर्किट में। जब भी सर्किट में बोलो या जहाँ भी, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक डिवाइस मैंने लगाया, यहाँ एक बैटरी मैंने लगा दी, ऐसे ये बैटरी मैंने लगा दी है, तो इसमें जो करंट होगा वो ये डायरेक्शन में होगा। हमको मालूम है इस जो ये डिवाइस मैंने लगाया है इसमें से जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ आएंगे ना पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो देखो हमने करंट का डायरेक्शन इधर दिखाया, तो ये कौन सा करंट है? कन्वेंशनल करंट है। अब कन्वेंशनल करंट नाम क्यों है? कन्वेंशन मतलब समझता है? कन्वेंशन मतलब जो नेचर अलाउ करता है, नेचर जिस चीज़ को अलाउ करता है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब तुम मुझे एक बात बताओ, जैसे यहाँ एक मैं गर्म बॉडी ले लूँ, ये एक हॉट बॉडी ले लूँ 100 डिग्री सेल्सियस पे।
अब इसको मैं रख दूं और रूम टेम्परेचर है तुम्हारा 27 डिग्री सेल्सियस, मुझे एक बात बताओ, ये जो हॉट बॉडी है 100 डिग्री सेल्सियस पे, ये और गर्म होगा या ठंडा होगा? बोलो, मोबाइल में से निकल के बोल दो। नहीं, ये ठंडा हो जाएगा ना। ठंडा कैसे होगा? हमको मालूम है ये हीट लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन वगैरह वगैरह, छोड़ो वो सब। तो ये बॉडी धीरे धीरे ठंडा होके, कन्वेंशन जो है, नेचर क्या कर रहा है, नेचर इसको अल्टीमेटली ठंडा करेगा खुद से। अब इसको गर्म होना है, अगर सपोज इसको 100 डिग्री से और गर्म होना है, तो क्या ये खुद से गर्म हो सकता है क्या? कन्वेंशनली नेचर अलाउ करेगा गर्म होना? नहीं, तुमको और इसको हीट करना पड़ेगा तब ये गर्म होगा। यानी कोई चीज़ ठंडा अपने आप होता है, बट गर्म करने के लिए वर्क करना पड़ता है। तो कन्वेंशन जो है, नेचर का अलाउंस जो है, वो ठंडा होने में है। तो ये अपने आप टेम्परेचर गिर के इसका कहाँ आ जाएगा? 27 डिग्री सेल्सियस। ये कन्वेंशन है। वैसे अगर मैं पानी ले लूँ, जैसे तुमने कभी झरना देखा होगा गिरते हुए, झरना हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है, कभी नीचे से ऊपर नहीं जाता है। तुम बोलोगे सर हमने रील्स में देखा है ऊपर भी जाता है झरना। अरे वो हवा का प्रेशर उसको ऊपर लेके जाता है, ठीक है। तो तुमने देखा होगा झरना यूजुअली हमेशा ऊपर से नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि ऊपर प्रेशर ज़्यादा है, नीचे प्रेशर कम है। तो हमेशा प्रेशर हमेशा पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है। जैसे यहाँ हमेशा हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जा रही है, हमेशा ये बॉडी हीट लूज करेगा कन्वेंशनली। पानी भी खुद से हमेशा नीचे आएगा। ये पेन को मैं अगर छोड़ूं तो ये हमेशा नीचे जाएगा। कभी अगर मैं पेन को नीचे रख दूं और बोलूं ऊपर आ जाओ भाई, ऊपर आएगा क्या? ये पेन नहीं आएगा खुद से। ऊपर लाने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें खुद से होती हैं ना, उनको हम कन्वेंशनल बोलते हैं। जो चीज़ें खुद से होती हैं उनको हम कन्वेंशन बोलते हैं। कन्वेंशन मतलब जो चीज़ अलाउड है नेचर में। तो नेचर में हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होने वाला चीज़ अलाउड होता है। तो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाला चीज़ अलाउड होता है। इसलिए हम करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाने वाले को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। बट एक्चुअल में ऐसा कोई करंट फ्लो होता नहीं है। एक्चुअल में ऐसा कोई करंट फ्लो होता नहीं है। एक्चुअल में तो ये वाला करंट फ्लो होता है ना। अरे क्योंकि अपने पास इलेक्ट्रॉन्स ही तो हैं जो फ्लो हो सकते हैं, पर क्योंकि नेचर में बहुत सारी चीज़ों में हमको कन्वेंशन दिखाई पड़ता है जो हमेशा हाई से लो जाता है। जैसे टेम्परेचर के केस में हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर जा रही, पानी के केस में हीट हाई प्रेशर पानी के केस में पानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है। इस पेन के केस में ये पेन हाई हाइट से या हायर लेवल से लोअर लेवल जा रही है। तो चीज़ें हमेशा हायर से लोअर होती हैं, इसलिए करंट भी हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करना चाहिए। इस वजह से हमने एक नया करंट का नाम दे दिया कन्वेंशनल करंट। बात समझ में आई? सर्किट में जब भी हम करंट ड्रॉ कर रहे होते हैं तो हम हमेशा कन्वेंशनल करंट को ही ड्रॉ कर रहे होते हैं। और ये कन्वेंशनल करंट का मीनिंग है। आई होप तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझा है तो इस वीडियो को थोड़ा और स्लो करके देखो। अगर मैंने ज़्यादा फास्ट बोल दिया तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा फ्लो में हो जाता है फटाफट, कोई वो नहीं, मुझे ज़्यादा चीज़ें बोलनी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये हो गया कन्वेंशनल करंट। हमको सर्किट में कौन सा करंट दिखाना होगा? कन्वेंशनल करंट, ठीक है। याद रखना ये करंट हम लोग सर्किट में दिखाएंगे बार बार। चलो, अलग अलग टाइप्स के करंट्स भी होते हैं। अलग अलग टाइप्स के करंट्स मतलब कौन कौन से अलग अलग टाइप्स के करंट? अच्छा, ये हो गया। जैसे मैं करंट्स का नाम बता देता हूँ, डिफरेंट टाइप्स। सबने नाम सुना है कौन कौन से करंट? अरे AC DC तो सुना है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। बोलो, AC DC सुना है ना। तो मैं वही दो टाइप बेसिकली बता देता हूँ तुमको। AC यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ये जो करंट होता है ये अपना वैल्यू और डायरेक्शन दोनों चेंज करता रहता है। वेयरएज DC करंट यानी ये होता है डायरेक्ट करंट, ये करंट अपना वैल्यू और डायरेक्शन नहीं चेंज करता है। यही एक होता है पल्सेटिंग करंट। पल्सेटिंग करंट मतलब ये वैल्यू ये करंट एक ही डायरेक्शन में अपना वैल्यू चेंज करता रहता है, इसमें पल्सेस होते हैं। और एक होता है वेरिएबल करंट। वेरिएबल मतलब जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं आ रहा है। ऐसे तो ये एक टाइप नहीं है, बट जस्ट हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अगर इसको हम प्लॉट करें इन सबको, तो डायरेक्ट करंट कुछ ऐसा होगा। अगर I वर्सेस T प्लॉट करें तो डायरेक्ट करंट कुछ ऐसा होगा जो अपना वैल्यू चेंज नहीं करेगा, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। ये तुम्हारा DC है। वहीं अगर मैं AC का बात करूं तो AC कुछ ऐसा होगा। ये तुम्हारा AC है। AC देखो वैल्यू भी चेंज कर रहा है, डायरेक्शन भी चेंज कर रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है ना। वहीं अगर मैं पल्सेटिंग का बात करूं तो पल्सेटिंग कुछ ऐसा होगा। ये तुम्हारा पल्सेटिंग। और लास्ट में
वेरिएबल करंट, वेरिएबल मतलब कैसा भी हो सकता है, इट्स जस्ट अ रैंडम वैल्यू, कुछ भी रैंडम वैल्यू लेके चल रही है, तो ये वेरिएबल करंट। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। दिस इज़ योर वेरिएबल। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के करंट्स होते हैं, ऑल्टरनेटिंग, डायरेक्ट, पल्सेटिंग एंड वेरिएबल। ओके, जिसमें से ये सब हम कन्वेंशनल तरीके से डिफाइन करेंगे। ओके, देखो साउंड करंट जा रहा है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ साउंड। ओके, ये पॉज करके नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। चलो, बोर्ड मैंने साफ कर दिया है, सब कुछ समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ठीक है, अब हम लोग देखते हैं चार्ज कैरियर्स के बारे में। ठीक है, या करंट कैरियर्स में नाम दे देता हूँ कि करंट फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से चार्जेस होते हैं, उनका हम बात करेंगे, या रिस्पॉन्सिबल क्या होते हैं। सो वी विल टॉक अबाउट करंट कैरियर्स। जैसे करंट कैरियर्स में सॉलिड्स में बात करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड्स में 3 कैटेगरीज होती हैं सब्सटेंसेस की। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज होती हैं, सबने सुन रखी हैं बचपन से? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, राइट? तो कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो अगर मैं कंडक्टर्स का बात करूं तो कंडक्टर्स में बहुत फेमस नाम है, हमको पता है कंडक्टर्स में चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं या करंट कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स करंट को कैरी करते हैं, अभी जस्ट हमने देखा ना। ठीक है, दूसरा, अगर इंसुलेटर है मेरे पास, तो इंसुलेटर का नाम ही इंसुलेटर इसलिए क्योंकि वो करंट कैरी नहीं करता है, तो क्या रीज़न होगा? कोई चार्ज कैरियर नहीं होगा। सो देयर आर नो चार्ज कैरियर्स। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड लास्टली सेमीकंडक्टर्स, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इनके ऊपर तुम्हारे बुक में एक पूरा चैप्टर है, जिससे सेमीकंडक्टर्स 11th और 12th स्टेट बोर्ड वालों के लिए दोनों में चैप्टर है, सीबीएसई वालों के लिए सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक्स करके पूरा एक चैप्टर लास्ट में आएगा। ठीक है, 12th में। सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, 2 चार्ज कैरियर्स होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, इलेक्ट्रॉन्स तुमको पता है क्या होते हैं, होल्स क्या होते हैं, ये हम सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेट बोर्ड वाले ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, सीबीएसई वाले तुम 12th के सेमीकंडक्टर चैप्टर में पढ़ोगे। फाइन। दूसरा, अगर मैं लिक्विड्स का बात करूं, लिक्विड्स में चार्ज कैरियर्स, तो लिक्विड में जब भी करंट फ्लो होता है तो लिक्विड में करंट फ्लो होने के लिए लिक्विड का एक सॉल्यूशन होता है विच इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन तुमको पता है कि आयोन्स बनते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट लूँ, या जैसे फॉर एग्जांपल मैं सोडियम क्लोराइड लूँ, तो इसमें मेरे को मालूम है कि आयोन्स फॉर्म होते हैं। जैसे कॉपर प्लस आयन फॉर्म होता है SO2 या SO4 माइनस आयन फॉर्म होता है। कितने? 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, या जैसे भी, जैसे यहाँ सोडियम प्लस एंड क्लोरीन माइनस या क्लोराइड आयन। तो ये जो आयोन्स हैं, जब भी इनको पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है तो आयोन्स फ्लो करते हैं। और हमको मालूम है लिक्विड कंडक्टर हम कहाँ यूज़ करते हैं? लिक्विड कंडक्टर हम सेल्स में यूज़ करते हैं। तो सेल्स में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है या पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, जैसे ये एनोड ये कैथोड, ये एनोड ये कैथोड, तो एनोड और कैथोड में यहाँ जो इलेक्ट्रोलाइट है लिक्विड कंडक्टर, इस इलेक्ट्रोलाइट के जो आयोन्स हैं वो नेगेटिव आयन्स इधर फ्लो करेंगे और पॉजिटिव आयन्स इधर फ्लो करेंगे। दिस इज हाउ करंट कंडक्शन टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स। ठीक है, तो बेसिक याद रखो कि करंट कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है या चार्ज कैरियर्स कौन है? चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स। इज दैट क्लियर? बोलो, समझ में आया? पॉजिटिव और नेगेटिव आयन्स ही चार्ज कैरियर्स होते हैं। ओके, डिस्टर्बेंस बहुत है, रुको। ओके, सॉरी फॉर दैट। चलो, गैसेस में, अगर हम लोग गैसेस में बात करें तो यूजुअली जो गैसेस होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की बैड कंडक्टर्स होती हैं। जैसे हवा है, हवा में तुम कोई ओपन वायर रखो तो ऐसा थोड़ी कि दूर के खड़े इंसान को शॉक लग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। गैसेस आर बैड कंडक्टर्स, बट गैसेस को भी कंडक्टर्स बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? इफ़ वी अप्लाई अ वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस थ्रू देम। मतलब कोई एक गैस को एक कंटेनर में लिया और बहुत हेवी पोटेंशियल लगाया, बहुत ज़्यादा, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तब वो गैसेज आयोनाइज हो जाती हैं। और जब वो गैसेज आयोनाइज होती हैं देन चार्ज कैरियर्स आर पॉजिटिव आयन्स
एंड इलेक्ट्रॉन्स। अरे गैस को आयोनाइज करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल तुमने हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज किया, तो हाइड्रोजन गैस को आयोनाइज करोगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा ना हाइड्रोजन में से, तो तुमको H+ आयोन्स मिलेंगे और इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ये सुनो, तो H+ आयोन्स और इलेक्ट्रॉन्स ये चार्ज कैरियर्स बन जाएंगे करंट के लिए। तो ये तीनों स्टेट्स में तुम्हारे पास चार्ज कैरियर्स के नाम हैं, इनको याद रखो, ज़रूरी है। कभी कभी MCQ वगैरह में पूछ देता है छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो तुम अटक जाते हो कि ये तो है ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं है कभी। ऐसा नहीं है, ये सिंपल बातें हैं जो तुमको पहले से पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने बोला ये लेक्चर प्रीक्विजिट चीज़ों का है, मतलब जो चीज़ें तुमको पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब हम आगे पढ़ ले, ये नोट डाउन कर लो। अब हम आगे पढ़ते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ से कॉन्सेप्ट्स थोड़े चालू हो रहे हैं, मैं 1-2 कॉन्सेप्ट्स करूँगा इंट्रोडक्शन के लिए जो ज़रूरी हैं आगे पढ़ने के लिए। जैसे मैं तुमको पढ़ाने वाला हूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जैसे मेरे पास एक वायर है, कंडक्टिंग वायर। अब ज़रा ध्यान दो, अब यहाँ से हम कंडक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कंडक्टिंग वायर्स ही होंगे अपने पास। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर पूरा कंडक्टर्स पे चलने वाला है, इसलिए नाम भी है इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स, ठीक है। मेरे पास एक वायर है, इस वायर में अब हम लोग को पता है इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो लेके चल रहे हैं। सपोज जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करे जा रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ज़रा ध्यान दो, जैसा ये दिखाई पड़ रहा है उतना सिंपल होता नहीं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे सीधे चले जा रहा है, इतना सिंपल होता नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है मालूम है? एक्चुअल में ये जो वायर है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है वो कुछ ऐसे फ्लो करता है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से निकला और इसको यहाँ जाना है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं सीधे सीधे चला जाएगा। तुम सोचो कि इलेक्ट्रॉन की जगह खुद को इमेजिन करो, क्या इलेक्ट्रॉन अकेला है? नहीं, इलेक्ट्रॉन जिस एटम से निकला है वो सारे एटम्स भी हैं इसमें, और इनफैक्ट ये सॉलिड्स हैं। सॉलिड्स में डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत सारे एटम्स हैं एक साथ। इलेक्ट्रॉन्स को उन सारे एटम्स से बच के निकलना है, तो ये इलेक्ट्रॉन जब चलता है ना, तो ऐसा नहीं सीधे सीधे चल पाता, नहीं, ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है और कोलाइड होकर कहीं और चला जाता है, फिर कोलाइड होकर कहीं और चला जाता है, फिर कोलाइड होकर कहीं और चला जाता है, फिर कोलाइड होकर कहीं और, कहीं और, कहीं और, कहीं और, ऐसे ये कोलिजन्स करते 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 चलता है। और ज़रा ध्यान से देखो कि ये इलेक्ट्रॉन भले रैंडम डायरेक्शन में चल रहा हो, बट इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक का सफ़र कर लिया है। अरे ये क्या हो गया? देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन कोलाइड होते होते रैंडम मोशन करते करते यहाँ पहुँच गया। मतलब ओवरऑल जब तुम देखोगे तो इलेक्ट्रॉन तुमको यहाँ से यहाँ जाता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओवरऑल एवरेज क्या हुआ? देखो, एवरेज आउट करोगे पूरे चीज़ों को, तुम बोलोगे अरे नहीं इलेक्ट्रॉन तो यहाँ नाच रहा है, वहाँ भाग रहा है, नहीं, ओवरऑल देखो ना, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ये वायर में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, समझा? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ये वायर में यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ने एक करंट बना दिया, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ने एक करंट बना दिया। यही डिफरेंस होता है एक कंडक्टिंग वायर में और एक नॉन कंडक्टिंग वायर में। ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब तुमने एक बैटरी लगाई हुई है, जब तुमने एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल लगाया हुआ है, तभी ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करते करते यहाँ जा रहा है। वैरएज़ अगर तुमने बिना बैटरी वाला एक वायर लिया तो देखो क्या होगा इसमें, बिना बैटरी वाले वायर में ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन तो करेगा, बट रैंडम मोशन करने का कोई रिजल्ट नहीं होगा, ये कहीं नहीं जाएगा, ये यहीं रहेगा। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है कंडक्टिंग वायर और नॉन कंडक्टिंग वायर। ये कंडक्टिंग है इसलिए इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, इसलिए करंट बन रहा है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से और फिर यहाँ से मूव करेगा, फिर ये सेम तरीके का मोशन इस वायर में भी करेगा, सब कुछ सेम होगा। फ़र्क ये है कि ओवरऑल ये एक डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई पड़ेगा, यहाँ ओवरऑल कहीं नहीं जाएगा, वो ओवरऑल वहीं रह जाएगा। इसलिए तो एक कॉपर वायर जो कहीं कनेक्टेड नहीं है, नेकेड कॉपर वायर अगर तुम लो हाथ में तो करंट नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा, ऑफकोर्स इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन तो फ्री ही है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ही, तो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है हर डायरेक्शन में, बट कहीं जा नहीं रहा है, तो उसका ओवरऑल मोशन कैंसल आउट हो जाता है। वेरएज कंडक्टिंग वायर में ओवरऑल मोशन एक डायरेक्शन में दिखाई पड़ता है। तो वो जो एवरेज वेलोसिटी है जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करता है, द एवरेज वेलोसिटी विथ विच the electrons
मूव इन अ करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर में जिस एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं एक डायरेक्शन में, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये जो स्पीड है, जिस स्पीड से ये इधर जा रहा है, उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आई होप तुमको समझ में आया कॉन्सेप्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ओके, अब जरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू वगैरह निकाल लेते हैं हम लोग। एक बेसिक इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, एक अर्ज करता हूं, ज़रा ध्यान देना। देखो क्या है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है सपोज, तो ये इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहा है, तो यहाँ जा रहा है, कोलाइड हो रहा है। अब मैं इसका पाथ बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, ध्यान दो, इसका पाथ मैं थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, और ये स्ट्रेट लाइन में ही मूव करता है। ये बात याद रखना, इलेक्ट्रॉन हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाएगा। यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये सब कोलिजन्स की वजह से यहाँ वहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, कभी इसने ये पाथ लिया, कभी ये पाथ लिया, ये पाथ लिया, ये पाथ लिया, ये पाथ, ये पाथ, ये पाथ, ये सब पाथ्स इलेक्ट्रॉन ने लेके इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पहुँच गया है। ज़रा ध्यान दो, ठीक है। तो ये जो पाथ इलेक्ट्रॉन लेता है, ज़रा ध्यान दो, यहाँ से यहाँ आके इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ कोलाइड हो रहा है ना, फिर यहाँ से यहाँ आके इलेक्ट्रॉन फिर कोलाइड हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ जाके इलेक्ट्रॉन फिर कोलाइड हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ आके इलेक्ट्रॉन फिर कोलाइड हो रहा है, फिर यहाँ, ये सब कोलिजन वाली जगह हैं। ज़रा ध्यान से देखो, कोलिजन्स के बीच में जो जगह है वो फ्री है। यहाँ कोई कोलिजन नहीं है ना, इतने जगह में कोई कोलिजन नहीं है, इतने जगह में कोई कोलिजन नहीं है, इतने जगह में कोई कोलिजन नहीं है। तो ये जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है ना, जो पाथ इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करता है, उसको हम बोलते हैं फ्री पाथ। क्या बोलते हैं? फ्री पाथ। ज़रा यहाँ कुछ डेफिनेशंस तुमको देखनी होंगी। एक होता है फ्री पाथ। फ्री पाथ इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। समझा? बोलो। इसको बोलते हैं फ्री पाथ। तो फ्री पाथ क्या है? वो पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन कोई कोलिजन नहीं परफॉर्म कर रहा है। यस, तो दो कोलिजन्स के बीच में ही तो वो पाथ होगा ना। वैसे ही एक होता है रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम मतलब जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन रिलैक्स कर रहा है, कोलाइड नहीं हो रहा है। यहाँ कोलाइड हो रहा है, फिर इतना टाइम तक इसका रिलैक्सेशन है, फिर कोलाइड हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक रिलैक्सेशन है, फिर यहाँ से यहाँ तक रिलैक्सेशन, यहाँ कोलाइड हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक रिलैक्सेशन। सो इट इज़ बेसिकली द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखना। ओके, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ओके, फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं और रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक कहाँ है? ठीक ही तो है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम को हम टाउ से डिनोट करते हैं, फ्री पाथ को लैम्डा से डिनोट करते हैं, ये याद रखना। तो अगर मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकाला जाएगा, ये दो टर्म्स तुमको पता होने चाहिए, फिर हम थोड़ा ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैथमेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाएंगे। देखो, कितना भी भाग लो फिजिक्स में मैथ्स से, लेकिन मैथ्स तो पीछे छोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं छोड़ेगा? क्योंकि मैथ्स से ही बना है फिजिक्स। तो कितना देर बचोगे, कब तक बचोगे? कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा। ओके, देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये बैटरी ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई की है, ध्यान से देखो, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई की है तो मुझे फ्री पाथ मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है। तो देखो, मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैसे निकाल पाऊंगा? इफ द एक्सटर्नल बैटरी applies an इलेक्ट्रिक फील्ड E। अब देखो, तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर रहा है तो फोर्स कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन पे? सो देयरफॉर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन विल बी। फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज E टाइम्स E। बोलो हाँ या ना? ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? बोलो। अगर वेक्टर फॉर्म में रखना है तो वेक्टर फॉर्म में भी रखो, कोई बड़ी बात नहीं है। ये फोर्स इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करेगा अगर इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज m।
अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है सो देयरफॉर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, यानी ये हो जाएगा E अपॉन m। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोल दो जल्दी से। तो E अपॉन m ये एक्सेलरेशन हो गया इलेक्ट्रॉन के ऊपर। एक बार एक्सेलरेशन मिला है तो हम ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकाल सकते हैं, कंसिडर कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का 0 था, अब इलेक्ट्रॉन ओवरऑल ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो कितने टाइम में इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जितना फ्री टाइम उसको मिला उतना टाइम वो एक्सेलरेट हुआ है। इलेक्ट्रॉन कब एक्सेलरेट होगा, देखो जब ये कोलिजन करके यहाँ से यहाँ जा रहा होगा तभी तो एक्सेलरेट हो रहा होगा। फिर जब यहाँ कोलाइड हो जाएगा, यहाँ जब तक जा रहा होगा तब तक एक्सेलरेट होगा। फिर जब यहाँ तक जा रहा होगा एक्सेलरेट होगा, यहाँ तक जा रहा होगा एक्सेलरेट होगा, एंड सो ऑन। यानी फ्री पाथ में इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। और फ्री पाथ में क्या टाइम है, रिलैक्सेशन टाइम है। सो अगर मैं एक्सेलरेशन अप्लाई करूं, दिस एक्सेलरेशन विल एक्ट फॉर टाइम टाउ, ठीक है। अगर एवरेज टाइम में ले लूँ सबका, देखो सारे जो कोलिजन्स है उन सबका जो टाइम है वो सेम नहीं होगा। यहाँ देखो टाइम कम है, यहाँ टाइम बढ़ गया, यहाँ टाइम थोड़ा कम है, यहाँ टाइम और बढ़ गया। तो टाइम जो है वो अलग अलग है, रिलैक्सेशन टाइम अलग अलग है, मीन फ्री पाथ भी अलग अलग है। हो सकता है अगला कोलिजन जल्दी हो जाए, हो सकता है अगला कोलिजन बहुत टाइम के बाद हो। तो सब टाइम का मैं एवरेज अगर ले लूँ, वो टाइम एवरेज को मैं टाउ बोल दूँ, तो उस केस में अगर मुझे डिफाइन करना है, या ये नोट डाउन कर लो, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्री पाथ और रिलैक्सेशन टाइम का। चलो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखो अगर ये एक्सेलरेशन टाउ टाइम के लिए लग रहा है तो ये एक्सेलरेशन से मैं स्पीड निकाल सकता हूँ। सो फाइनल स्पीड जो होगी ड्रिफ्ट स्पीड, वो कैसे मिलेगी बताओ। फाइनल स्पीड का फॉर्मूला मालूम है, v इज टू यू प्लस ए टी, हाँ या ना। तो इनिशियल स्पीड क्या है 0 प्लस एक्सेलरेशन a है, टाइम है टाउ, बोलो हाँ या ना। u तो 0 है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी a टाइम्स टाउ। a कितना है बोलो, a है e टाइम्स e अपॉन m टाइम्स टाउ। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। सो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज e बाई m टाइम्स टाउ। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा जो कि कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करेगा, मास पे डिपेंड करेगा। तो क्लियरली यहाँ से दिखाई पड़ रहा है कौन कौन से चीज़ें कांस्टेंट्स हैं। E कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाउ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में बढ़ा दूँ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर रिलैक्सेशन टाइम में बढ़ा दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। रिलैक्सेशन टाइम बढ़ाना मतलब क्या, दो कोलिजन्स के बीच का टाइम बढ़ाना, और दो कोलिजन्स के बीच का टाइम बढ़ा मतलब वो ज़्यादा टाइम तक एक्सेलरेट होगा इलेक्ट्रॉन, और ज़्यादा टाइम तक एक्सेलरेट हुआ तो ज़्यादा स्पीड बढ़ेगी। समझ में आई बात। ये जो रिलैक्सेशन टाइम होता है ना, ये रिलैक्सेशन टाइम का मैं तुमको एक रेंज लिख देता हूँ। टाउ इज़ नियरली ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻14 सेकेंड्स। अब बोलो, बहुत ही छोटा टाइम है, बहुत ही छोटा टाइम है। 10⁻⁻14 सेकेंड्स ही रिलैक्स कर पाता है एवरेज टाइम। ये टाउ एवरेज का जनरल रेंज है। तो इतने ही टाइम में अगला कोलिजन हो जाता है। तुम ज़रा सोच के देखो, ये टाइम कॉम्प्रहेंड करना मुश्किल है, कॉम्प्रहेंड करना मुश्किल है, ठीक है। ऑल राइट, तो ये था तुम्हारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही करते हैं, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना एनफ है। आगे के लेक्चर्स में हम और कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करेंगे और थोड़ा लेक्चर डिटेल में जाएगा, ओम्स लॉ वगैरह आएंगे, इनको हम रिलेट करेंगे ये सब चीज़ों से, तो और अच्छे से तुमको समझ में आएगा। आई होप तुमको डिटेल्स समझ में आए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट वगैरह में परेशानी नहीं होगा ना, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकंड आएगा, कोई नई बात नहीं है। रिलैक्सेशन टाइम है, सेकंड आएगा। फ्री पाथ डिस्टेंस है तो मीटर आएगा, ठीक है, फाइन। तो आई होप तुमको ये सब समझ में आया जो भी हमने किया है आज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहीं से तुम्हारा पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे से होता है। तो इसको अगर पकड़ के रखोगे तो बहुत ज़रूरी है ये, इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स फार्मूला सब आएंगे। तो आई होप जो भी किया है आज सब कुछ समझ में आया है, और काफ़ी डिटेल में होने वाला है ये चैप्टर, तो एक एक चीज़ अच्छे से देखना और नोट्स बनाना, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं नोट्स अपलोड भी करूँगा, इस चैप्टर के नोट्स एक लिंक भी डाल दूँगा, और तुम भी अपने नोट्स बनाओ तो ज़्यादा बेटर होगा। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।